ये ये पढ़ा था, चैप्टर किया था हमने। यो यो मैम। और यार आधे से ज्यादा चैप्टर तो हमने क्लास में ही पढ़ लिया था यार। क्वेश्चन किए थे, मैंने भेजे थे थोड़े से। यस मैम। यस मैम। इस तो मुझे उधर बने हुए नहीं मिले, तो मुझे थोड़ा समय दे, मैं आपके क्वेश्चन बना के भेज दूंगी। सो कल मैंने बताया बिजी रहूंगी क्योंकि मुझे घूमना है। भेज दूंगी और थोड़े से आज रात तक या कल तक। डोंट वरी। कैसी चल रही है तैयारी? टेस्ट है ना तुम्हारा? यो पढ़ यो रहे हो? मैम। पढ़ रहे हो? पढ़ रही हो? पढ़ रहे हो? यस मैम। बायो का ही टेस्ट है ना? बायो का टेस्ट है ना? मैम तीनों का है। तीनों का टेस्ट है? मैम फिजिक्स बायो तीनों। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? यो यो मैम। यस मैम। यो मैम। अच्छा, ऑन रिकॉर्ड ध्यान से मेरी बात सुनना। जो बोलने वाली फिजिक्स केमिस्ट्री में नंबर लाओ ना हो, बायो में लेकर आना। समझ आई तुमको? यस और मैम। किसी में नंबर ना लेके आओ, कंपैरेटिव टेस्ट में बायो में जरूर नंबर लेकर आना, ठीक है? और पूछे नंबर क्यों है तो बोलना मैंने बहुत अच्छा पढ़ा है। लेकिन खबरदार, जो फिजिक्स केमिस्ट्री में बायो से ज्यादा नंबर लेकर आए तो तुम तो टेस्ट में मत लाना, मेन पेपर में लिया ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ मत लाना। ठीक है? तो कुछ भी हो जाए, बायो में सबके नंबर अच्छे आएंगे भैया। समझ आई? यो यो मैम। यो मैम। ऐसा। और जो वीडियो वालों को मैं बोल दूंगी ये पार्ट एडिट करके डाले। ओके, ऑलराइट। तो आज हमने करना है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम का इंट्रोडक्टरी पार्ट है, तो हम इकोलॉजी की तरफ पहुंच चुके हैं। इकोलॉजी सबको इजी लगती है, इजी होती भी है, लेकिन इसके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। क्यों? जिंदगी कठिन है। तो इसको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी से पढ़ना पड़ता है, और दिक्कत ये है कि एनसीईआरटी में बहुत डायरेक्ट लिखा है, तो उसको समझने के लिए या तो कोई समझा दे, ठीक है, तब समझा जाता है, या फिर हम बहुत सारी हेल्प बुक से उसको पढ़ के समझते हैं। तो इकोलॉजी में हेल्प बुक पढ़ने का मतलब ही ये है कि आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज को डिकोड कर रहे हो, क्योंकि वो छोटे से पैराग्राफ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं पर एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है? तो एनसीईआरटी हमें इस चैप्टर में साथ साथ पढ़नी पड़ेगी लेक्चर्स के साथ, क्योंकि अगर मैंने एक साथ एक एनसीईआरटी का चैप्टर तुम्हें पढ़ा दिया ना तो मर जाओगे, बोर होकर मर जाओगे। तुम्हारा पता नहीं, मेरे को नींद आ जाएगी। मैं खुद भी एक साथ एनसीईआरटी का चैप्टर मैं बोर हो जाती हूँ इको पढ़ते हुए। तो हम लोग बीच में चैप्टर में तोड़ तोड़ के उसको पढ़ लेंगे, ताकि एक पैरा आज पढ़ लिया, दो पैरे अगले लेक्चर में पढ़ लिए, ताकि एंड तक एनसीईआरटी मैक्सिमम कवर हो जाए, और तुमको पता चले कि एनसीईआरटी में किस तरीके के वर्ड्स लिखे हैं, जिससे तुम्हें मीनिंग निकालना है और उससे क्वेश्चन निकलेगा। तो इकोलॉजी बहुत ही स्टैटिस्टिकल सब्जेक्ट मैं कह सकती हूँ, कि उसमें बहुत स्ट्रैटेजी के साथ पढ़ना पड़ता है, उसमें से चीज़ें ढूंढनी पड़ती है, उससे क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो इकोलॉजी के लिए सजेस्ट कि प्रीवियस ईयर सिर्फ नीट नहीं, तुम जितने क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? इकोलॉजी जो 12th ग्रेड की है, उस उससे क्वेश्चन यूपीएससी में भी आते हैं, सीडीएस में भी आते हैं, उससे हर गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तुम कोई भी गवर्नमेंट पेपर उठा लो जो ग्रेजुएशन के बाद होता है या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद होता है, सब में एनसीईआरटी लेवल के इकोलॉजी के क्वेश्चन आते ही आते हैं। मतलब इकोलॉजी इस तरीके का सब्जेक्ट है, ठीक है? तो उसमें नीट क्वेश्चन मिलेंगे तुमको, किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठा लो, इकोलॉजी से क्वेश्चन आना ही आना है। सो इट इज अ सब्जेक्ट, इट इज अ यूनिट जिससे क्वेश्चन आना आना है। तो तुम्हारे पास इतना सारा क्वेश्चन बैंक को प्रैक्टिस करने के लिए अनलिमिटेड टाइप का, ठीक है? कुछ मैं तुमको कराऊंगी, कुछ तुमको खुद करने हैं। तो इकोलॉजी को याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाना, और बहुत ज्यादा एनसीईआरटी पढ़ना, बार बार पढ़ना। एंड आई अश्योर यू कि इसकी जो यूनिट्स है ना, तुम जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ोगे ना, तुम्हें कुछ नई चीज समझ आएगी। ये सब्जेक्ट ही ऐसा है, ठीक है? तो चलो, इकोलॉजी इकोलॉजी में आज हम चैप्टर करने वाले हैं, वो है इकोसिस्टम। तो एनसीईआरटी है सबके पास? यो मैम। यो मैम। यो मैम। यो मैम। इसमें है चैप्टर नंबर 13, 14, 15, 16, 4 चैप्टर है, राइट? दिख रहा है यो इंडेक्स में? मैम। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इकोसिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले हम इकोसिस्टम से कर रहे हैं, उसके बाद एक इकोलॉजी का चैप्टर करेंगे, फिर कुछ और पढ़ेंगे, फिर एक इकोलॉजी का चैप्टर करेंगे, क्योंकि एक साथ करेंगे तो बोरिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा थ्योरी हो जाती है, और टीचर को ज़्यादा बोलना पड़ता है तो ज़्यादा इरिटेटिंग हो जाता है, ठीक है? तो इकोसिस्टम से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? तो इकोसिस्टम में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा रहेगा वो होगा प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी एंड थोड़ा सा हम बात करेंगे डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन पार्ट 1। और डीकॉम्पोजिशन पार्ट 1 जो हम करने वाले हैं, उससे लास्ट ईयर ही मतलब 2022 में क्वेश्चन भी आया है, बहुत इजी क्वेश्चन है।
सो करेंगे हम वो, डोंट वरी। चलो स्टार्ट करें। यो मैम। यो मैम। तो याद रखना एनसीईआरटी फॉलो करनी है, और इसको करने के बाद रीड एनीथिंग एल्स। पहले एनसीईआरटी टिप्स पे करनी है। जब हम टिप्स पे कहते हैं ना, उसका ये मतलब होता है कि तुम हेडिंग देख के आंखें बंद करके बता सकते हो इस पैरे में क्या लिखा है। उसको कहते हैं एनसीईआरटी को टिप्स पे करना। इसमें कर लेना, ये तुम्हें पूरी लाइफ मदद करेगा, ग्रेजुएशन में भी मदद करेगा, देखना। ओके चलो, तो ये है सबसे पहले तो एनसीईआरटी का फर्स्ट पेज। खोलो जरा बुक, बुक खोलो, बुक खोलो, साथ साथ खोलो यार। तुम्हें बताऊं तो सिर्फ पढ़ना कैसे है, ठीक है। खोल लिया, ये पहले वाला पैराग्राफ है ना, करेक्ट। यो मैम। तो यहाँ पे इकोसिस्टम के नीचे लाइन लगाओ, और ऐसे बुक को ना हरे पीले रंग की मत कर लिया करो, समझ कुछ नहीं आता उसमें। इकोसिस्टम के नीचे लाइन लगा लो, इतना बहुत है। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन यहाँ पर है, अ फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर की एक फंक्शनल यूनिट है वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्फ एंड ऑल्सो विद द सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, ये डेफिनेशन दी है इकोसिस्टम की। और मैंने हमेशा बोला डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट होती है, पूछी जा सकती है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में, और आजकल स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो वो कह रहा है इकोसिस्टम है क्या, कोई बता सकते हैं इकोसिस्टम क्या है, इसका मतलब क्या है। थोड़ी सिंपल भाषा में बताना प्लीज, कॉम्प्लिकेटेड के लिए मैं खुद पढ़ लूंगी। बताना इकोसिस्टम क्या है। बायोटिक और एबायोटिक ऑर्गेनिजम्स में रहती हैं स्पीसीज वैसे। मैम ये पार्ट ऑफ ठीक है, नेचर। जिसमें बायोटिक और ठीक है, जिसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर रहते हैं। बेटा बायोटिक क्या होता है, लिविंग लिविंग। जैसे कि माइक्रोब्स। ठीक है, और एबायोटिक मतलब लिविंग। नॉन लिविंग। हाँ नॉन लिविंग। ये किसी ने मुझे लिविंग बोला था, मुझे गलत सुना है। तो इकोसिस्टम क्या है कि इकोसिस्टम हम बात कर रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। इंटरेक्ट कैसे कर रहे हैं, प्लांट भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। हम उन्हें उगा भी रहे हैं और उनको खा भी रहे हैं, तो हमारा एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन है। हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और उनसे ऑक्सीजन लेते हैं, तो वी आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर। ऑल्सो वी आर इंटरेक्टिंग विद अर एबायोटिक इन्वायरमेंट। जैसे कि अपने इन्वायरमेंट में पानी से हम इंटरेक्ट करते हैं, राइट, वो तो एबायोटिक इन्वायरमेंट हुआ ना, नॉन लिविंग मैटर, करेक्ट। तो इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम कि बायोटिक बायोटिक लिविंग लिविंग भी एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहा है, और हम अपने इन्वायरमेंट से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं। इन्वायरमेंट में गैसेस से भी तो इंटरेक्ट कर रहे हैं ना। तो इसको ओवरऑल हम कहते हैं एक इकोसिस्टम। गॉट इट। तो अगर चाहो तो साइड में छोटा सा बना सकते हो, अगर किसी को स्कूल में डेफिनेशन आए तो ऐसे बना सकते हो, एरो दोनों डायरेक्शन में शो करना, ठीक है, डन। यो मैम। तो ये फर्स्ट पैराग्राफ में तुमको इकोसिस्टम अंडरलाइन करना था, और उसके बाद तुमको बस इतना सा डेफिनेशन अंडरलाइन करनी थी, ठीक है। अभी कह रहे हैं इकोसिस्टम ना बड़ी सी बड़ी चीज भी हो सकती है, छोटी से छोटे भी, ठीक है। तो इकोसिस्टम के यहाँ पर क्या दे रखे हैं, तुम साइड में लिख सकते हो एग्जाम्पल्स। वैसे तो जिसको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना टॉपिक की, वो समझ भी जाएगा, लेकिन लेट्स से अगर मेरे सामने लिखी हुई है इन्फॉर्मेशन तो मैं एक बार नजर फिरा लेती हूँ। तो इकोसिस्टम का एग्जाम्पल एक स्मॉल पॉन्ड भी है, पानी का पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है, और लार्ज फॉरेस्ट भी उसका एग्जाम्पल है, एक सी भी इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। अब अगर मैं बोलूँ अ ड्रॉप ऑफ वाटर कैन बी एन इकोसिस्टम। Yes, ma'am. हाउ कम, हाउ कम। मैम बायोटिक फैक्ट्रीज में माइक्रोब्स हो जाएंगे और एबायोटिक वाटर है, हाँ, ये अगर एक ड्रॉप ऑफ वाटर इंटरेक्ट है हो तो रहा है। यस, ये एबायोटिक फैक्टर है, पानी जो मीडियम का काम कर रहा है यहाँ पे, और इसके अंदर माइक्रोब्स भी होंगे जो हमें दिख नहीं रहे हैं, तो माइक्रोब्स लिविंग है, तो बायोटिक फैक्टर है। और देखो एक दूसरे के साथ माइक्रोब पानी के अंदर ही रह पा रहा है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, तो एक ड्रॉप ऑफ वाटर इज एन इकोसिस्टम। ओके, तो ये कभी किसी एंट्रेंस का क्वेश्चन है, पर मुझे एंट्रेंस याद नहीं है यार, तो तुम्हारा नहीं था ये, पर कहीं पे मैंने पढ़ा है ये, ठीक है। सो इकोसिस्टम तुम समझ गए, ये छोटे छोटे एग्जाम्पल थे। इन्होंने कहा अगर हम पूरे अर्थ को ले ले तो पूरा अर्थ भी एज एन इकोसिस्टम कंसिस्ट किया जाता है। मानते हैं कि पूरा का पूरा जो ग्लोब है, बायोस्फीयर, ये रहा एक सेकंड, इंटायर बायोस्फीयर। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, स्मॉल पॉन्ड एक एग्जाम्पल है, फॉरेस्ट एग्जाम्पल है, सी एग्जाम्पल है, इंटायर बायोस्फीयर एक एग्जाम्पल है। वो कह रहे हैं पूरा बायोस्फीयर मतलब पूरा का पूरा अर्थ को मैं इकोसिस्टम कंसीडर करके पढ़ाई करूँ तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तो उसको बांट लेते हैं। तो कहते हैं कि पूरे अर्थ में जहाँ पर पानी पानी है, ठीक है, जहाँ पे ब्लू ब्लू पानी है, जो मैंने ग्रीन पता नहीं क्यों बना दिया, सॉरी, तो जहाँ पर पानी है उसको मैं कहूँगी एक्वेटिक, और जहाँ पे हमारा लैंड है उसको मैं कहूँगी टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो उसने कहा मैंने ऐसे बांट लिया इकोसिस्टम को, और हम इसको और ब्रेक कर करके, ठीक है? इतनी बात क्लियर। यो मैम। क्या बात करो, अब ये बताना एस्ट्री क्या होती है।
अरे एस्ट्री क्या होती नहीं पता? हाँ No, ma'am. जब एक रिवर जाकर फाइनली रिवर जाकर जब एक सी में मिलती है ना तो उसको एस्चुरी कहते हैं, उस पॉइंट को जहाँ पे सी वाटर में रिवर जाकर घुल जाती है तो उसको एस्चुरी कहते हैं। बड़े खूबसूरत नज़ारा होता है ये जब ये मिलती है एक दूसरे से। चलो एनीवेज, इतनी सी थी इस फर्स्ट स्लाइड के अंदर। अब इसके बाद ये जो पॉइंट है ये तुम धीरे धीरे समझोगे। ये तुम्हें बता रहे हैं कि चैप्टर में क्या पढ़ना है, तो तुम इसको इग्नोर भी कर सकते हो क्योंकि ये चैप्टर के साथ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे इतनी इन्फॉर्मेशन थी। चले आगे, बस उसके बाद पढ़ाऊंगी। ठीक है, इसके बाद वो कह रहे हैं जो इकोसिस्टम है पहले वाले चैप्टर में, ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर में जो हमने अभी तक पढ़ा नहीं, वो कह रहे हैं वहां पे मैंने बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर की बात ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, वहां पर मैंने बता दिया एबायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, बायोटिक फैक्टर क्या होते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं। कह रहे अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि इकोसिस्टम के कुछ कंपोनेंट्स भी होते हैं जो मिलके इकोसिस्टम बना रहे हैं। जैसे प्रोडक्टिविटी एक चीज होती है जो हर इकोसिस्टम में मिलती है, डिकम्पोजिशन मिलती है, तुम्हें एनर्जी फ्लो मिलता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मिलती है। तो ये 4 टॉपिक है जो हमें यहाँ पर पढ़ने हैं। अब यहाँ पे किससे डेफिनेशन क्वेश्चन निकल सकता है, वो इस पॉइंट से निकल सकता है, दैट इज स्ट्रेटिफिकेशन। ये रहा स्ट्रेटिफिकेशन, दिख रहा है? तो स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्यूपाइंग डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्रेटिफिकेशन। ठीक है, जैसे कि वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऐसी वाली लाइन ऐसे लगा लूँ ना 90 डिग्री पे। सो वर्टिकली अगर मैं बोलूँ कि सबसे नीचे मैं ग्रासेस बना दूँ, अरे अरे सही से चल जा भाई, अगर मैं यहाँ पे बना दूँ ग्रासेस, ठीक है, ग्रासेस के बाद मैं बनाऊँ थोड़े से बड़े वाले प्लांट दैट इज हर्ब्स, फिर उसके बाद मैं बनाऊँ यार उससे बड़े प्लांट भी दिख रहे थे मुझे दैट इज श्रब्स लेट्स से, और उसके बाद मैं बना दूँ कि यार यहाँ पर ट्रीज दिख रहे हैं, बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं। तो अगर तुम उसको बहुत दूर खड़े हो, बहुत ही दूर खड़े होके और इस पूरे फॉरेस्ट एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हो तो तुमको देखेंगे यार नीचे सारी जगह ग्रासेस है। तो ये एक लेवल हो गया, ठीक है, एक लेवल है जहाँ पे सिर्फ ग्रासेस है। फिर तुम ध्यान से देखना कि तुमको हर्ब्स की हाइट भी ऑलमोस्ट सिमिलर दिखेगी। चल इतनी दूर से नहीं पता कर पाओ, लेकिन चलो इतनी दूर से तुम्हें दिख जाएगा कि ट्रीज सारे के सारे एक साथ तुम्हें दिखाई दे रहे हैं एक ही लाइन में। तो ये ट्रीज की एक लाइन होगी, राइट। तो इसको हम कहते हैं कि वर्टिकली एक इकोसिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड है। फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, मैं दूर से देख रही हूँ, ग्रासेस एक लाइन में दिख रही है मुझको, ट्रीज भी मुझे एक ही लाइन के अंदर दिख रहे हैं। तो मैं इसको अगर ऐसे देखूँ, वर्टिकली देखूँ, नीचे से ऊपर 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 जा रही हूँ जैसे सीढ़ी चल रही हूँ, तो इस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। तो स्ट्रेटिफिकेशन पे क्वेश्चन बन सकता है इसकी डेफिनेशन के ऊपर, गॉट इट? या मैम। और ये फॉर एग्जाम्पल लिखा है ना, जहां पर भी तुमको वर्ड मिले फॉर एग्जाम्पल वो है जहां से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको टिक कर लो कि ये इसका एग्जाम्पल है, पता होना चाहिए। गॉट इट? डन? चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो इकोसिस्टम टर्म किसने दी थी? एजी टेंसले ने। ठीक है, इसको लिख लो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। साइंटिस्ट के नाम इकोलॉजी में आते हैं, वो ही आते हैं मैच द फॉलोइंग। याद है तुमको माइक्रोब्स वाले में करे थे हमने, सिंपल सिंपल थे, बड़े बड़े डायरेक्ट थे, ये भी डायरेक्ट वाले हैं, लिख लिए? यो मैम। बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, एक कुछ बच्चों को मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जिनके ग्रुप्स बने हैं तो आप जिस भी ग्रुप में ऐड हो आप वहीं पे डाउट पूछ सकते हो। ऐसा कोई नहीं है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है यहाँ पे। तुमको डाउट है तुम कभी भी मैसेज कर सकते हो, और किसी भी टीचर को, सर सुनील सर से पूछना है, सुनील सर से पूछो, हर्ष सर से पूछना है, मुझसे पूछना है, या फिर और किसी टीचर से पूछना है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या डाउट है आप पूछ सकते हो। ये नहीं सोचना कि हम उस ग्रुप में नहीं है, वो ग्रुप हेल्प के लिए बनाए गए हैं, लेकिन आप किसी भी ग्रुप में नहीं हो तो आप वैसे भी किसी भी ग्रुप में हो तो आप मदद ले सकते हो किसी भी टीचर से। ठीक है, तो कोई हेजिटेट मत करना, किसी को भी प्रॉब्लम है मैसेज कर देना। हाँ, पर दिवाली पे मुझसे काम करने को मत बोलना, पहले मेरी मम्मी ने सारा घर साफ करवाना है। ठीक है, गॉट इट? गॉट इट? यो मैम। मेरे घर वाले भी पोछा लगवाएंगे तुमसे? क्या तुम्हारे घर वाले भी पोछा लगवाएंगे तुमसे? यस मैम। यो मैम। ये नो वाला कौन है बच्चा? यस मैम। यो मैम। ये नो वाला बच्चा अपनी मम्मी का नंबर दे, मैं अपनी मम्मी पापा से बात कराऊं। मैम जस्ट थोड़ी देर पहले लगाया, क्लास के पहले। नहीं बेटा, दिवाली आ रही है, मेरी मम्मी। अच्छा कुलदीप, कुलदीप वी नीड टू टॉक। तुमने ऐसा क्या किया है कि तुम्हें राजाओं वाली ट्रीटमेंट दी जा रही है? हमें तो नहीं दी जा रही अभी तक। नहीं बेटा, मेरे से अभी नहीं लगाया, मेरे से ऐसे नहीं बोलेंगी। प्यार? अच्छा, हमारे घर वाले प्यार नहीं करते? मैम करते अच्छा होंगे।
अच्छा लेकिन मैम तेरे बट ज्यादा मैं करते हैं। लाडला हूँ ना इसलिए। अच्छा बिगड़ा हुआ बच्चा है तू, सीधा बोल। भाई बहन है नो वो घर मैम। पे? यस मैम। ऐसे बिगड़े बच्चे भाई बहन है उनसे करवाते हैं। मैम वो तो पॉलिटेक कर रहा है मैम, यहाँ नहीं होता मेरे साथ। तो दिवाली की सफाई सच में नहीं कराते? ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में जहाँ पे बच्चे घर पे कुछ नहीं करते दिवाली पे हो? मैम मस्ती करते हैं ओनली। वाह, तो सच्ची में राजा बेटा है बेटा। याद रखना बच्चों, क्लास में जब भी कोई क्वेश्चन पूछे कुलदीप से ही पूछना, क्योंकि घर में बहुत खुश है ना ये, इसको यही पकड़ेंगे हम। ठीक है, सबने सुन लिया? याद दिलाना जी मैम बिल्कुल। तो याद दिलाना, इसी से पूछने हैं सारे क्वेश्चन, इसी से पूछेंगे इसके टेस्ट में नंबर कितने आए। लाडला गई का, पोचे नहीं लगाएगा। हमारे घर आजा, मेरे घर लगा दे पोचा। मेरी मम्मी मेरे को मेरी मम्मी मुझे कहेगी नहीं सफाई करने के लिए, कहेगी ये भी पड़ा है वो भी पड़ा है, दिवाली है अब क्या करे, तो फिर करना ही पड़ता है उठ के। मेरे घर में ऐसा होता है। चलो कंपोनेंट्स कर लेते हैं इकोसिस्टम के। तो 4 मेजर एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम जो हमने पढ़ने हैं, जिनमें से क्वेश्चन आएंगे, वो है प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये वैसे तुमको ये सारे आते हैं, प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन में थोड़ी मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। चले आगे, फिर ये लिख लिया ऐसे ही लाइनें बना के डिजाइन डाल के 3-4 पेन से। यो मैम। अच्छा तुम में से कितने बच्चे हैं जो 3-4 पेन से अभी लिख रहे हैं? मैम एक पेंसिल और एक पेन। एक पेंसिल एक पेन। कुलदीप मैम जी, एक पेंसिल दो पेन। हाँ भाई कुलदीप जी बोलिए। मैम आपने क्वेश्चन पूछा ना, इसलिए मैं हाथ खड़ा किया। अच्छा ओहो हो, नहीं नहीं, क्वेश्चन मैं तेरे से थोड़ा डिफिकल्ट पूछूंगी, रुक तो जरा। जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं ना, सबको 1 मिनट मिलेगा, कुलदीप 10 सेकंड में बताएगा। मैम ये गलत बात है मैम। गलत तो है ही है ना, तेरे साथ जो इतनी तेरे को ट्रीटमेंट मिल रही है वो भी तो गलत है। हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम हकदार नहीं है। बता भाई टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के 3 एग्जांपल, चल तू ही बता। बोलता क्यों नहीं अब? बोल लाडले बेटे। 3 एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, किसको कहूंगी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम? एग्जांपल बता भैया। हाँ साहिल, लेकिन लाडला बेटा बताएगा। यार लाडले बेटे को पसीने छूट गए, कहाँ फंस गया। बताओ भाई साहिल, क्या बोल रहे हो? मैम फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डिजर्ट्स। डेजर्ट सॉरी। हाँ ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। डिजर्ट तो दिवाली पे खाएंगे। ठीक है, सो सम 3 एग्जांपल्स। कभी कभार हिट नहीं करते हैं ऐसी चीजें, इसलिए लिखवाया। ठीक है, चलो प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब होता है यार? मतलब मेरे को ये बताओ कि प्लांट क्या करते हैं, काहे हैं प्लांट दुनिया में? मेन पर्पस क्या है प्लांट का धरती के ऊपर? प्रोडक्शन ऑफ फोटो। प्रोडक्शन करना। प्रोडक्शन ऑफ फोटो? किसकी प्रोडक्शन? मैम O2 ऑक्सीजन। प्रोडक्शन ऑफ O2 बेटा। बेटा प्लांट ना ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट बनाते हैं, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था ऑक्सीजन बनाने में। बाय प्रोडक्ट है उनका, हवा में उड़ जाता है पानी की स्प्लिटिंग से। वो क्या करते हैं एक्चुअल में? मेन चीज फोटोसिंथेसिस। प्रोड्यूस फूड भैया। ऑक्सीजन तो बाय प्रोडक्ट है। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर याद है? 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं प्लस ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं। जेड शेम फोटोसिंथेसिस चैप्टर। तो ऑक्सीजन तो उनका बाय प्रोडक्ट है, मेन काम उनका है टू प्रोड्यूस फूड विथ हेल्प ऑफ सनलाइट। हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो जो मेन सोर्स ऑफ फूड है ना हमारे अर्थ पे, वो एक्चुअल में प्लांट है। अगर प्लांट ना हो तो धरती पे खाना नहीं है। ठीक है, फूड इज व्हाट एनर्जी ना, एंड वी गेट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे जो अर्थ के ऊपर है वो एक्चुअल में सनलाइट है। मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट। लेकिन सनलाइट से हम खाना एनर्जी ले नहीं सकते हैं। तो सिर्फ प्लांट वो मीडियम है जिसके थ्रू हमें सनलाइट की जो एनर्जी मिलती है ना, फूड के फॉर्म में मिल जाती है। सो मेन पर्पज इज टू प्रोड्यूस फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सनलाइट की एनर्जी को फिक्स करके हमें देते हैं, ठीक है, खाने लायक बना देते हैं। ओके, तो ये मेन पर्पस है खाना बनाने का प्लांट्स के अंदर, राइट। अब ये जो खाना बनाते हैं, ठीक है, उससे एनर्जी मिलती है। अब ये जो खाना बनाते हैं, अब ये सारा का सारा खाना हमारे लिए थोड़ी होता है। मतलब अगर ये खाना बनाया प्लांट ने और प्लांट को खा के काऊ, तो सारा खाना प्लांट, मतलब जितना भी खाना प्लांट ने बनाया था, लाइक 100% उसकी प्रोडक्शन थी, तो 100% काऊ थोड़ी खागी यार। जब उसने खाना बनाया तो उसने अपने लिए भी तो कुछ यूज किया होगा ना, अपने हाइट बढ़ाने के लिए, अपनी स्टेम की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, अपने नए पत्ते लाने के लिए, तो कुछ उसने कंज्यूम भी कर लिया। परसेंट यूज किया है 10%। सॉरी
हम 10% यूज किया। लगभग लगभग अभी तुम एनसीईआरटी पढ़ते हो ना, तो ये एक्स से डेटा आता है 10%, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू डिफरेंट होती है। तो कुछ उसने सेल्फ कंज्यूम कर लिया ना, राइट? तो सेल्फ कंज्यूम उसने कुछ किया और बाकी उसने नेक्स्ट नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म को दे दिया। करेक्ट? इतनी बात समझते हैं सारे? यस मैम। मैम अच्छा, और एक और टर्म बतानी थी मुझे। किसी को पता है व्हाट इज ट्रॉफिक लेवल? इस वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल सुना होगा कभी? मतलब क्या होता है इसका? मैं बस तुम्हें बेसिक बता रही हूँ अभी। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल, हाँ भाई कुलदीप, भाई बेटे लाडले बेटे, पता ट्रॉफिक लेवल क्या है? बात तो नहीं मैम गई? मैम मैम तो नहीं होता। हाँ बता बेटा लाडले बेटे, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है? बताओ भाई कोई और। ये कहेगा इससे अच्छा तो पोचा ही मार लेता। Position of an organism in its food chain. हाँ, पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स फूड चेन, उसको हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। बोलोगे फूड चेन का कॉन्सेप्ट तो भी है नहीं, ट्रॉफिक लेवल की पूछ रहे हो। एक सिंपल सी बात है कि किसी फंक्शन पे, हम नेचर में किसी ऑर्गेनिज्म का फंक्शन की बात कर लेते हैं। लेट से वो क्या खाना खाता है या क्या बनाता है, उसके बेस पे उसको पुट कर लेते हो। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो खाना बनाते हैं, फूड मेकर है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सारे ग्रीन प्लांट्स हो गए और कुछ माइक्रोब्स भी है, राइट? जैसे कि कोई एक माइक्रोब का नाम बताना जो हमने अभी माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़ा था, जो मैंने कहा था फोटोसिंथेटिक होता है, मोनीरा के अंदर आता है, यू बैक्टीरिया के अंदर। Cyanobacteria. यस, तो जितने, यस वेरी गुड। तो जो ये फूड मेकर्स है ना, सारे के सारे, मैंने पूरी दुनिया के फूड मेकर्स को एक एक लाइन, एक डब्बे के अंदर रख लिया, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन पर्पज से। तो एक ही कैटेगरी में मैंने सारे फूड मेकर्स को रख दिया, तो मैं इसको कहूंगी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ठीक है? तो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल सिंपली मतलब है ट्रॉफिक लेवल का कि किसी कॉमन फीचर की वजह से हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को, पूरी दुनिया के लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी कॉमन फीचर की वजह से एक पर्टिकुलर स्टेज पर रख दिया। तो उसको सीढ़ियों की तरह समझना, ठीक है? तो सबसे नीचे वाली सीढ़ी पे मैंने फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल कह दिया और वहां पे सारे प्रोड्यूसर रख दिए। उसको खाने वाले जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, उनको मैंने नेक्स्ट डब्बे के अंदर रख दिया, तो मैं इसको कहूंगी सेकंड ट्रॉफिक लेवल। तो ट्रॉफिक लेवल का कुछ नहीं होता, बेसिकली वो बस एक बॉक्स की तरह है जिसके अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म डाल दिए ऑन द बेसिस ऑफ कोई सिमिलैरिटी। खाना बनाते हैं ये सिमिलैरिटी है, क्या खाना खाते हैं ये उनमें सिमिलैरिटी है, ठीक है? इतना क्लियर? या मैम ठीक है, चलो अब आते हैं प्रोडक्टिविटी। अब ध्यान से सुनना, प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है? सिंपली एक प्रोड्यूसर कितना खाना बनाता है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। मतलब एक प्लांट ने कितना खाना बनाया, वो उसकी प्रोडक्टिविटी होगी। लेकिन वो यहाँ पर ये बात नहीं कर रहे हैं कि उसने खुद कितना कंज्यूम किया है, ठीक है? तो अगर लेट्स से ये है हमारी राम, तो राम ने किचन में कितना खाना बनाया, ठीक है, कितना खाना उसने कुक किया, वो सारा का सारा उसकी होगी प्रोडक्टिविटी, ठीक है, कितना उसने खाना बनाया। अब प्रोडक्टिविटी ना दो टाइम की होती है, एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है? सॉरी, ये लिखते लिखते फ्लो में गलत हो जाता है। तो ये है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, इसको ऐसे लिखो। और स्कूल में ये मत लिख के आना एक प्रोड्यूसर ने कितना खाना बनाया, या अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ लिख लिया। क्वेश्चन आता है इस पे, प्राइमरी प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। डन, चलो आगे। Yes, ma'am. तो प्राइमरी प्रोडक्शन एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो टर्म है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे मैंने प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात की थी, अरे इसे मिटा लो यार, सॉरी सॉरी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के आगे बात है। तो इन्होंने कहा दो टाइप की प्रोडक्टिविटी है, प्राइमरी प्रोडक्शन एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्शन एक टर्म है और प्रोडक्टिविटी एक टर्म है, इन दोनों को डिफाइन किया है, ठीक है? सॉरी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी आगे लिखा है मैंने, कहीं लिख लिया? अब ये डिफरेंस ध्यान से सुनना, क्योंकि एनसीईआरटी में ना सिर्फ टर्म मेंशन है लेकिन वो कहीं डिफरेंस नहीं बता रहा, तो ये दिक्कत दे सकता है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का फर्क क्या है? द अमाउंट ऑफ बायोमास, बायोमास का क्या मतलब होता है? एक लिविंग सिस्टम में कितना खाना है। अगर मैं एक लीवर है, मान लो एक पिग के अंदर से मैंने लीवर निकाला, उसको मैंने पूरा ड्राई कर लिया, सारा वाटर कंटेंट उसका चला गया, अब ये बिल्कुल सूख गया है। अब सूखे हुए लीवर जो उसका ऑर्गन है, उसको मिक्सी में डाल के, रोटेटर में डाल के उसको पीस लिया, उसको निकाल के जब मैं मेजर करूंगी ना, वो उसका बायोमास है, ठीक है?
ऐसे बायोमास जनरली मेजर होता है। तो हम कहते हैं किसी प्लांट के अंदर कितना उसका बायोमास, जनरल टर्म हम वेट ले लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेट, पर एक्चुअल में बायोमास वो होता है जो मैंने तुम्हें अभी एक्सप्लेन किया, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ बायोमास इंक्रीज इन ए डिफाइंड एरिया एट ट्रॉफिक लेवल 1। किसी एक ट्रॉफिक लेवल पे अमाउंट ऑफ बायोमास कितना इंक्रीज हुआ है उसे हम कहते हैं एक डिफाइंड एरिया के अंदर, मतलब इस एरिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे एक ट्रॉफिक लेवल पे, लेट्स से सारे के सारे प्लांट, ग्रासेस भी, ट्रीज भी, तो इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कितना बायोमास इंक्रीज हुआ है उसको मैं कहूंगी प्राइमरी प्रोडक्शन। समझ आई ये बात? तो इसमें 3 टर्म है कि एक ट्रॉफिक लेवल पे एक डिफाइंड एरिया के अंदर कितना बायोमास इंक्रीज हो रहा है टाइम के साथ बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज प्राइमरी प्रोडक्शन। समझ आई? यो मैम। अब देखो प्रोडक्टिविटी, ध्यान से सुनना, रेट ऑफ प्राइमरी प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम ऐड कर दो। मींस जब भी तुम प्रोडक्टिविटी कहोगे ना तो उसमें तुमको क्या ऐड करना है? टाइम। हमने टाइम की बात नहीं करी थी, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगी कि इसी एरिया के अंदर कि सेम प्लांट है, इनकी सेम प्रोडक्टिविटी है, जितना भी इन्होंने खाना बनाना था उतना ही खाना बनाया है, लेकिन मैंने इसको ऑब्जर्व किया कितने? 1 ईयर। 1 ईयर का टाइम मैंने इसमें डाल दिया, या फिर कुछ आवर्स तुम डाल सकते हो, वैसे तो काफ़ी लंबा टाइम ही जाता है। तो 1 ईयर के अंदर इसने कितना ज़्यादा बायोमास में इंक्रीज किया वो इसकी प्रोडक्टिविटी होगी, ठीक है। तो प्रोडक्शन छोटी टर्म है, प्रोडक्टिविटी उससे बड़ी टर्म है। प्रोडक्शन में हम टाइम का जिक्र नहीं करते, सिर्फ एरिया का और ट्रॉफिक लेवल का जिक्र करते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी में हम टाइम वर्ड भी ऐड करते हैं। तो अगर ये स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन आता है तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में कंफ्यूज मत करना, याद रखना जो लंबे वाला था ना टर्म प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में, ये लंबा है, तो जो वर्ड लंबे वाला था उसमें तुम टाइम ऐड कर देना। गॉट इट? इसमें 2 टी आ रहे हैं ना तो इसमें टाइम आ जाएगा। गॉट इट? यो मैम। मैम बस इसमें कंपैरेटिव है जो थोड़ा सा ट्रिकी आ सकता है, फिर वो क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि ये बहुत क्लोज टाइप का डिफरेंस है इफ यू थिंक अबाउट इट। देख लिया? यो मैम। तो अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है जीपीपी। जीपीपी स्टैंड फॉर कुलदीप, पोचे मार ले बेटा सच्चे तो। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, फुल फॉर्म आनी चाहिए पहली चीज तो। और एनपीपी स्टैंड फॉर, मैम नेट किसी को नहीं पता? यस, Net नेट primary प्राइमरी। productivity. वेरी गुड, Net शाबाश। मैम मुझे लिख के आती थी मैम। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हुआ? मैम मुझे सिर्फ सेकंड वाली आती थी ओनली। हम कैसे मान ले? झूठा बक। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 2 टाइप की हो सकती है, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि जब हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास कौन थे, ये किसको बनाया था हमने, पीछे खाना बना रहे थे जो राम। राम। तो राम ने कितना फूड बनाया है वो है उसकी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ठीक है। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है कि राम ने कितना फूड बनाया माइनस कर दो कितना फूड उसने खा लिया। खुद भी तो खाएगा, भूखा थोड़ी मर जाएगा, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि प्लांट ने कितना खाना बनाया और उसने खुद कितना कंज्यूम कर लिया, उसको माइनस कर दो। वाइल ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब है प्लांट ने कितना खाना बनाया। समझ आई? तो नेट वैल्यू, किसी चीज की नेट वैल्यू निकालोगे तो ऑब्वियसली जो उसने कंज्यूम किया उसको माइनस करोगे ना, राइट? समझ आई ये बात? Yes, ma'am. लिख लिया सबने ऐसे? Yes, ma'am. आगे चलो। यो मैम। अच्छा, अब बताओ सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी के बारे में। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? अच्छा, यहाँ मैंने रेस्पिरेशन मेंशन नहीं करा तो मैं यहाँ बना देती हूँ, ठीक है। तो अगर मैं जीपीपी लिखूँ और एनपीपी लिखूँ तो मैं एनपीपी को एक फॉर्मूला से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये जो खाना वो खा रहा है वो रेस्पिरेशन होता है, बेसिकली प्लांट ने कितना अपने लिए यूज़ किया। जब हम प्लांट की रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तब तुम देखोगे कि अपने लिए जो एनर्जी बनाने का प्रोसेस होता है उसको रेस्पिरेशन कहते हैं, ठीक है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मैं लिख सकती हूँ ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जितना उसने खाना बनाया था माइनस रेस्पिरेशन, तो वो होगी हमारी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये फॉर्मूला बनता है आर स्टैंड फॉर रेस्पिरेशन। गॉट इट? यो मैम। और अगर फिर भी किसी को कंफ्यूजन है तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, आर का मतलब है सिंपली प्रोड्यूसर ने
कितना फूड कंज्यूम कर लिया। ठीक है, डन। बस इतना सा। एनसीईआरटी पेज नंबर कौन से पे है ये फॉर्मूला, कोई बताएगा? 240 243 243, ओके जस्ट अ सेकंड। यस 243 मिल गया। जीपीपी माइनस आर इक्वल्स टू एनपीपी। तो तुम्हें इस पे वैल्यू पुट Yes. करने के लिए आ सकती है। आई थिंक न्यूमेरिकली तो वैल्यू पुट कर लोगे ना। यो मैम। फिर भी अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे कौन याद दिलाएगा? आंचल हो तुम? सो गई? यो मैम। आंचल मुझे व्हाट्सएप कर देना अगर मैं भूल जाऊं कल तक, कोई न्यूमेरिकल इसके ऊपर भेजना, ठीक है? यो मैम। ठीक है। तो बेटा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात कर रहे हैं ना, तो इतनी देर से हम किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की, जहाँ पे हमेशा प्रोड्यूसर आते हैं, प्लांट। अब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? क्या लगता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का मतलब? कंज्यूमर। हाँ, प्लांट को Production खाया by काउ। consumers. मैम कंज्यूमर ऑफ हेटेरोट्रोफस। यस, जो काउ है वो कंज्यूमर है, ठीक है? अब कंज्यूमर ने खाना खाया तो ये सारा का सारा खाना उसके अंदर है। अब कुछ खाना तो वो अपनी ग्रोथ के लिए यूज करेगी, अपनी हाइट बढ़ाने के लिए, अपनी बॉडी के फंक्शंस को चलाने के लिए, और बाकी का खाना जो उससे खाएगा उसके पास चला गया, है ना? मान लो काउ को खा लिया किसी और जानवर ने, राइट? तो वो सारा खाना उसके पास चला गया, ठीक है? तो सेम प्रोसेस। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या बोलूंगी, क्या डेफिनेशन बनाऊं मैं इसकी? कोई बनवा सकता है? It is a rate of formation of new organic matter by consumer. रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ New organic matter by mass consumer. By consumer. बाय सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, और ब्रैकेट में हमने कंज्यूमर लिख लिया। वेरी गुड। प्रोडक्शन की बात हो रही है, प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, 2 टी वाला है, तो इसमें मैं क्या ऐड करूं? टाइम। टाइम। यस, डिफाइंड एरिया इन ए गिवन टाइम। वेरी गुड, गिवन टाइम, राइट? तो हम वो टर्म इग्नोर कर देते हैं ना, पर याद रखना प्रोडक्शन लिखा है प्रोडक्टिविटी, गॉट इट? तो इसकी डेफिनेशन लिख लो, तुमने खुद ही बताइए। ये सीख गए तुम जल्दी, इजी है ये, सोखा जाए। चलो आगे। लेकिन इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो आई होप अब तुम एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तुमको समझ आ जाएगा। चलो आगे। नहीं बोलोगे? Done, ma'am. ओके। सो कंक्लूजन क्या निकला? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिक्रीजेज विद सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। डोंट यू थिंक अबाउट इट? अगर हम सोचे कि जो प्रोड्यूसर थे उन्होंने सनलाइट ली थी, सनलाइट से उन्होंने खाना बनाया, कुछ कुछ खाया, आगे वाले ट्रॉफिक लेवल को दे दिया। अब आगे वाले ट्रॉफिक लेवल पे जितनी भी, अगर मान लो उसने सिर्फ 10% आगे वाले ट्रॉफिक लेवल को एनर्जी वो दे पाया, तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे एनर्जी कम गई है। अब ये 10% में से भी कुछ ऑब्जर्व कर कंज्यूम कर लेगा और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे भेजेगा, ठीक है? तो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे जो भेजेगा मुश्किल से 1% एनर्जी जा पाएगी इन द फॉर्म ऑफ फूड। तो सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल पे क्या होता है, प्रोडक्टिविटी का लेवल जो होता है वो डिक्रीज होता जा रहा है। जब मुझे खाना ही कम मिल रहा है तो मैं कम ही खाना अपने अंदर भी प्रोड्यूस कर पा रही हूँ ना। अंदर प्रोड्यूस करने का मतलब है कि मैं जितना मुझे खाना मिला मैंने खुद भी खाया, अब मैं थोड़ा ही बचा हुआ खाना आगे पास ऑन कर पाऊंगी, राइट? लेकिन जिसने खाना बनाया था उसके पास ज़्यादा अमाउंट था ना, अब मेरे पास कम अमाउंट है। अब मैंने जो खाना आगे भेजा, तुमने खाया, तुम्हें पहले ही कम खाना मिला है, तो तुम आगे वाले को और कम खाना दोगे। तो यही समझ लो एक प्लेट है खाने की, तो तुम्हारे किचन से आ रही है, तुम्हारे पास आ रही है, थोड़ा तुम खा रहे हो आगे भेज रहे हो, थोड़ा तुम खा रहे हो आगे भेज रहे हो। उसी पॉइंट से नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कीप ऑन डिक्रीजेस विद ईच सक्सेसिव ट्रॉफिक लेवल। सक्सेसिव मतलब ऊपर की तरह जाना ट्रॉफिक लेवल में, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है? तो ये इसका कंक्लूजन है। समझ आई बात? यो मैम। You, ma'am. से बनता है 4 मार्क का क्वेश्चन, ठीक है? इस लैंग्वेज से बनता है 4 मार्क का क्वेश्चन। लिख लिया? डन You, ma'am. बहुत बढ़िया। ओशियंस प्रोडक्टिविटी कितनी देर से हम बात कर रहे हैं? प्लांट 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 प्लांट, काउ काउ काउ। अब गाय को हमने पानी में तो धक्का दिया नहीं है। ओशियंस की क्या बात है? प्रोडक्टिविटी ओशियंस की कैसी होती है? अच्छा, जो ओशियंस होते हैं बढ़िया पानी से भरे हुए होते हैं, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस कौन करता है? मैम फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन्स होते क्या? मैम स्मॉल माइक्रोस्कोपिक। यस, फाइटोप्लैंक्टन्स को कहते हैं। क्या बोल गया बेटा?
ये रोबोटिक भाषा क्यों बोल रहा है यार? मैम पानी के ऊपर फ्लोट करने वाली हाँ, पानी के ऊपर फ्लोट करने, हाँ, इनविजिबल, नेकेड आइज को इनविजिबल होती है, पानी पे फ्लोट करने वाली वाली होती है। फाइटो का मतलब बेसिकली, प्लैंकटॉन्स का मतलब ये होता है कि वो अपनी मर्जी से किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकती है। लहरें जहाँ पर जाएगी ना, फाइटो प्लैंकटॉन्स वहीं को मूव कर जाएंगे। उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है खुद की मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। तो इनके ये मैम होते हैं मेन प्रोड्यूसर। फ्री फ्लोटिंग होती है। हाँ, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, हाँ फ्री फ्लोटिंग होते हैं, ठीक है। तो ये तो फोटोप्लैंक्टन किसकी एनर्जी कहाँ से लेते हैं खाना बनाने की? सनलाइट। सनलाइट, ठीक है। यहाँ तो इन्होंने खाना बना लिया। पता है समुद्र के अंदर नीचे बहुत ज्यादा अंधेरा है, सुना है कभी ये बात? यो यो मैम। देर इज अप टू सर्टेन डेप्थ जहाँ पे सनलाइट जा सकती है। अब उसके नीचे सनलाइट जा नहीं रही है, तो फिर खाना कौन प्रोड्यूस कर रहा है? नीचे वाले भूखे मर रहे हैं। मैम नीचे ब्राइट साइड्स होती है, वो खाना बनाती कौन बनाती है? है। राइट टू साइड्स। वो तेरी आवाज नहीं आ रही, एक बार चैट पे लिख। ये क्वेश्चन है, तब तक तुम लोग सुन लो। प्लांट किंगडम पे जाना। सॉरी, प्लांट किंगडम नहीं, चैप्टर है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पे जाना। सिर्फ एनसीईआरटी में इसका आंसर लिखा हुआ है। स्टार्टिंग के 2-3 पेज पे तुमको इसका आंसर मिलेगा कि डीप ओशियन में खाना कौन बना रहा है। डीप ओशियन, हु मेक फूड। ये नीट का क्वेश्चन है इस चैप्टर से, इसीलिए। रेड। हाँ, यस हिमांशु, हाँ तुम भी सही हो। एक और वर्ड है वहां पर, जिसको हम कहते हैं चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन। सुना है ये वर्ड, चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशियन? यो यो मैम। कौन होते हैं? केमिस्ट्री से रिलेटेड वर्ड है, कोई बात नहीं, ये देख कर आना। इतना यार, इतना टाइम हो गया, भूल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ओके, मैं याद रखूंगी, मैंने पूछा ये। मैम तो क्या चैट में लिख, चैट में लिख, बताइयो मत, कम वक्तों को भी पढ़ने दे। या साहिल, दैट्स करेक्ट। चलो, एक बच्चे को बताया, ठीक है। तो हमें इतना पता चल गया कि ओशियन में भी खाना बनता भी है, लेकिन सनलाइट ज्यादा अंदर तक नहीं जा पाती है, तो ओशियन में कंपैरेटिवली खाना ज्यादा बनेगा कम, उसको डिस्कस करना है यहाँ पे, ठीक है। हाँ कृतिका, करेक्ट। साहिल कृतिका को आंसर पड़ा है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। देखो, जो ओशियन होता है, दे कवर अराउंड, अराउंड मतलब लगभग 70% अर्थ का सरफेस। तो अगर ये अर्थ का सरफेस है ना, तो 70% पे ओशियन ही है, ठीक है। लैंड बहुत जगह, बहुत कम जगह पर है। ओके, सो 70% एरिया किसने कवर कर रखा है? ओशियन ने। 70% एरिया बाय ओशियन। अब ये लगेगा यार ये तो फालतू की बात है, ये नीट में क्यों पूछी जा सकती है, लेकिन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं इन सबसे, इसलिए पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो 70% एरिया तो अर्थ के सरफेस को ओशियन ने कवर किया है। टोटल प्रोडक्टिविटी अर्थ की, अब पूरे अर्थ की प्रोडक्टिविटी की बात कर रहा है, मतलब वो कह रहा है टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ अर्थ, तो वो टेरेस्ट्रियल की बात भी कर रहा है और वो लैंड की, सॉरी ओशियन की बात भी कर रहा है, ठीक है। इसको मैं एक्वेटिक लिख लेती हूँ, और एक्वेटिक मीडियम की भी वो बात कर रहा है। तुम समझ रहे हो, एनसीईआरटी ऐसे वर्ड लिखती है, टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ अर्थ। ऊपर वो ओशियन की बात कर रही थी, सडनली अर्थ की बात पे आ गई है, तो ट्रांजिशन करना आना चाहिए, इसलिए बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। सो टोटल, कौन है यार ये, होल्ड करना एक सेकेंड। मैम टुडे आई गॉट, अरे कॉन्ग्रेचुलेशंस विजय। और ये पागलों की तरह इतने सारे, ये तुम साहिल और विजय क्या कर रहे हो? सॉरी मैम, मैंने लैप पे भी रखा हुई थी बुक ना, तब हो गया। ओके, सो टोटल प्रोडक्टिविटी ऑफ अर्थ की बात कर रहा है, टेरेस्ट्रियल एक्वेटिक दोनों मिला के। वो कह रहा है लगभग 170 बिलियन टन्स पर ईयर, एक साल में इतनी प्रोडक्टिविटी करता है ओशियन और अर्थ। उसमें से ओशियन की प्रोडक्टिविटी है अराउंड 55 बिलियन टन्स, और टेरेस्ट्रियल की प्रोडक्टिविटी है 115 बिलियन टन्स। इससे बनता है क्वेश्चन इन 3 टर्म से, 4 मार्क का। क्वेश्चन क्या है कि यार मेन एरिया तो अर्थ का कवर करा हुआ ओशियन ने, लेकिन प्रोडक्टिविटी ज्यादा किसकी? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की, जहां पर हम लोग रह रहे हैं। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा क्यों? बाय प्रोडक्टिविटी प्रीवियस स्लाइड। मैं मारूंगी ना तुझे भी, मैम क्वेश्चन ओशियन में लाइट पेनिट्रेट कम होती है ओशियंस में, हाँ सनलाइट। हाँ, सनलाइट ढंग से पेनिट्रेट नहीं हो पा रही। हाँ, सनलाइट ढंग से पेनिट्रेट नहीं हो पा रही। और एक और रीजन होगा प्रोडक्टिविटी के लिए, और कोई रीजन? मैम ओशन इज लेस मिनरल है, ओशन में लेस मिनरल होते हैं और CO2 ज्यादा होती है।
ओशियन में मिनरल्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो कोई अपने बायोमास को और अच्छे से इंक्रीज कर पाएगा ना, मिनरल्स का लेवल भी तो अच्छा होना चाहिए ना, तो ओशियन में मिनरल्स भी कम है। एक कौन कम्बा खाता है जो क्लास में तंग कर। ओके, सो ओशियन में सनलाइट भी कम जा रही है और उसमें मिनरल कंटेंट भी कम है, इसी वजह से उसकी ओवरऑल प्रोडक्शन कम है। बेशक वो एरिया ज़्यादा कवर कर रहा है, लेकिन लैंड की प्रोडक्शन ज़्यादा है। और ये जो एग्जैक्ट नंबर है ये तुमको पता होना चाहिए। समझ में आई? तो ये लिख लिया सबने? क्वेश्चन आता है डन इससे, मैम। मजाक नहीं कर रहे। डन, चलो। तो आंसर मिल गया हमको, एक तो सनलाइट की वजह से और ये एक हमारी मिनरल कंटेंट की वजह से। चलो फिर, टू मेजर रीजंस जो तुमने बोले अभी वही यहाँ पर मेंशन है, इन केस तुम कहीं स्किप कर जाओ तो, ठीक है। सनलाइट कैन नॉट पेनिट्रेट डीप इनसाइड द ओशियन, सो हाउ विल फोटोसिंथेसिस अकर टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी? तो वो हो नहीं पाएगी। इन टर्म्स ऑफ मिनरल ओशियन आर डेफिशिएंट एज कम्पेयर टू लैंड। फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस कम होती है ओशियंस के अंदर एज कम्पेयर टू लैंड, ठीक है। तो जब हम ये फॉस्फोरस साइकिल करेंगे इसी चैप्टर के एंड में तो तुम्हें समझ में भी आएगा क्यों। तो ये दो पॉइंट है, और फॉस्फोरस लेस होती है ओशन में, ये डायरेक्ट डेटा है। ये होते हैं डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन जो इजी कैटेगरी में आते हैं। तो नीट ऐसे क्वेश्चन पूछता है और फिर तुम ढूंढ नहीं पाओगे फॉस्फोरस की लाइन लिखी कहाँ थी, तो उसको यहीं पे नोट कर लो और अंडरलाइन कर लो। समझ आई? ये डायरेक्ट डेटाबेस क्वेश्चन है। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन विजय तुम्हारे अच्छे मार्क्स आने के लिए। लिख लिया? नो मैम। साहिल, या थोड़ा तो बड़ा लिख ले। अरे मातम जैसे शांति क्यों हो गई है? दिवाली आने वाली है। ये तो इजी था, जैसे इकोसिस्टम में सब इजी है। डन मैम। ओके, सबका डन या ये बेचारी अच्छी है जो बहुत ही सिंसियरली रिस्पॉन्स कर रही है क्लास में? डन मैम। मैं ये पूछ रहा हूँ, अच्छा, अगर वो जो लेक इकोसिस्टम है वो वो ओशन लेक इन तुम्हारी आवाज लेक ना कट रही है, तुम टेक्स्ट कर दे। आवाज कट रही है तुम्हारी। तुम लोगों को मेरी आवाज पूरी आ रही है? यो 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 मैम। मैम। यो मैम। तुम्हारे क्वेश्चन पे आवाज कट रही है, आई डोंट नो बेटा, फिर तेरी तरफ शायद सिग्नल की दिक्कत होगी। साहिल मैसेज कर दे, नहीं तो क्लास के बाद मुझसे पूछ लियो, ठीक है। आई एम नॉट श्योर तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो एग्जैक्टली। ओके, चलो। तो हमारा खत्म हो गया प्रोडक्टिविटी का पार्ट। जरा पीछे आओ, क्या खत्म किया हमने? ये वाला पार्ट, प्रोडक्टिविटी, ठीक है। डन। अब हम जा रहे हैं डिकम्पोजिशन की तरफ, चले? यो मैम। ये मैम तो ये जो फ्लो चार्ट बनाते हो, हाँ बेटा, जो फ्लो चार्ट बनाते हो उस फ्लो चार्ट को टिक करते रहा करो। साहिल लिख दे भाई क्वेश्चन। राइट हियर, कैन नॉट हियर यू। ओके, नाउ डिकम्पोजिशन। अरे क्या होता है जनरल भाषा? जो ऑर्गेनिक मैटर होता है मैम उसको मैम डिकम्पोज कर देते हैं मैम, कुछ माइक्रोब्स वगैरह जो या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं। मतलब पीटूंगी ना मैं तुझे। डिकम्पोजिशन को डिकम्पोज करते हैं? अरे मीनिंग पूछ रही हूँ मैं तुझसे, डिकम्पोज का मतलब क्या है, क्या करते हैं? इसको मैम ब्रेक सिंपल डाउन कर देते सब्सटेंसेस में तोड़ना। हाँ, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देना, ठीक है। अगर मैं एक चीज को मैम पकड़ ब्रेक के, डाउन करते हैं। हाँ ब्रेक डाउन करते हैं, उसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। सबको अभी बनना है? अभी पता है मेरी क्लास है फिर भी सबको अभी आना है? हाँ भाई, ब्रेक डाउन करते हैं। तो अगर कोई मटेरियल है, ठीक है, लेट्स से ये कागज का टुकड़ा है, मैंने इसको पकड़ के फाड़ दिया, तो ये मैंने कर दिया फिजिकल ब्रेक डाउन, फिजिकली उसको तोड़ दिया। लेकिन अब इसको फिजिकली तोड़ने के बाद इसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया? मैंने इसके ऊपर डाल दिया एसिड, ठीक है। जब मैंने इसको एसिड डाला ना तो मैंने इसको केमिकली भी ब्रेक डाउन कर दिया, इसके अंदर के सारे बॉन्ड भी तोड़ दिए। तो फिजिकल ब्रेक डाउन हुआ, किसी को पकड़ के तोड़ा फिजिकली, और केमिकल ब्रेक डाउन हुआ कि केमिकल लेवल पे जाकर उसके कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के चीर नाश कर दिया, सारा तोड़ फोड़ कर दिया, वो केमिकल ब्रेक डाउन है। डिकम्पोजिशन क्या है?
डेफिनेशन में दो ध्यान रखना है। इकोलॉजी ऐसी ही पढ़नी है, हर वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। प्रोसेस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक रिमेन ऑफ ए डेड सब्सटेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैची वर्ड थे वो ये थे कि फिजिकल ब्रेकडाउन भी है, केमिकल ब्रेकडाउन भी है। अगर क्वेश्चन आ जाए ना व्हाट इज डिकम्पोजिशन और वहां पे लिखा हो सिर्फ फिजिकल ब्रेकडाउन हो, तुम उसको टिक कराए तो वो गलत में कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि अगर अगले ऑप्शन में ये लिखा है ना फिजिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन तो वो ज्यादा अच्छी डेफिनेशन है। ठीक है, तो कभी कभार एक से ज्यादा आंसर करेक्ट होते हैं, तुम्हें सबसे ज्यादा करेक्ट आंसर ढूंढना है जो बेस्ट एक्सप्लेन करे। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? यो मैम। है ना, कल ऐसा हमने क्वेश्चन भी किया था जहाँ पे ए स्टेटमेंट भी सही लग रही थी लेकिन बी ज्यादा सही थी। तो यहाँ ध्यान से देखो कि फिजिकली भी तोड़ना है, केमिकली भी तोड़ना है। ऑर्गेनिक मैटर को, ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन हुआ है, उसको ऑर्गेनिक कहते हैं, राइट। जो कि डेड सब्सटेंस हो, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई डेड मटेरियल मिला है या लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद ही डेड हो गया है, उसको केमिकली भी तोड़ो और फिजिकली भी तोड़ो, उसको हम कहेंगे डिकम्पोजिशन। क्लियर? यो मैम। अब यो देखो मैम। कुछ टर्म्स पता होने चाहिए। एक होती है डिट्राइटस और डिट्राइटिवोर्स। ठीक है, डिट्राइटिवोर्स कौन है? ये है ऑर्गेनिज्म। और डिट्राइटस क्या है? ये है मटेरियल। ठीक है, तो डेड नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर लाइक लीफ, पत्तियां या किसी ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी, उसको हम कहते हैं डिट्राइटस। और उसको जो खाते हैं उसको खाने के फॉर्म में तोड़ते हैं। अब यार कोई अर्थवॉर्म आके क्यों तोड़ेगा? किसी बैठ के आराम से डेड बॉडी के ऊपर फीड कर रहा है कोई माइक्रोब, उसको क्यों तोड़ रहा है? क्योंकि वो उसमें से खाना निकाल रहा है इसलिए तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो डिट्राइटिवोर्स वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिट्राइटस को तोड़ते हैं, फिजिकली भी और केमिकली भी। तो इसको हम कहेंगे डिकम्पोजर्स दैट ब्रेक डाउन डिट्राइटस, उसको हम कहते हैं डेट्रीवोर्स। क्लियर? यो मैम। दोनों टर्म इंपॉर्टेंट है ना। चलो आगे चलती हूँ। राइट, तो डिकम्पोजिशन के ना स्टेप है। तो क्वेश्चन कैसे आता है? एक क्वेश्चन बनता है और इसे क्वेश्चन बहुत बार देख लिया मैंने। ऑर्डर कि कैसे डिकम्पोजिशन किस ऑर्डर में हो रही है, और दूसरा हर स्टेप का मीनिंग क्या है, तीसरा हर स्टेप में कौन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर एक डेड मैटर है, यानी यहाँ मैं रख दूं डिट्राइटस, डिट्राइटस, राइट। तो जो डिट्राइटस है उसके साथ क्या होगा? डिट्राइटस के साथ जो भी माइक्रोब आ रहा है उसकी बाद में बात करेंगे। सबसे पहले डिकम्पोजिशन में एक स्टेप होगा जिसे कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। सो फर्स्ट स्टेप इज फ्रेगमेंटेशन, फिर होगी कैटाबॉलिज्म, फिर होगी लीचिंग, ठीक है, फिर होगी ह्यूमिफिकेशन, फिर होगी मिनरलाइजेशन। ठीक है, तो ये डिकम्पोजिशन के स्टेप्स है। गॉट इट? अब ऐसा नहीं है अगर मैं सच बोलूं कि डेड बॉडी के ऊपर क्या लाइन वाइज हो रहे हैं, ऐसे जरूरी नहीं है। रुको एक सेकेंड, फ्रेगमेंटेशन ओके नहीं यार, लीचिंग पहले आएगा। एक सेकंड रुकना, नहीं नहीं नहीं, लीचिंग। मैम सेकंड पे लीचिंग होगा, फिर कैटा, फिर होमी। हाँ हाँ, लीचिंग, कहूँ लीचिंग अभी मैं बोलने लगी थी उसी में हो गया, सॉरी। हाँ, लीचिंग आया, लीचिंग उसके बाद कैटाबॉलिज्म है, क्योंकि फ्रेगमेंट बनने के बाद ही न्यूट्रिएंट नीचे चले जाते हैं। ओके, ये ठीक करना, सेकेंड एंड थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। सॉरी, समटाइम प्रेजेंटेशन बनाते हुए ना दिमाग में सही चीज़ होती है, लिखते लिखते गलत हो जाता है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन होगी, उसके साथ लीचिंग होगी, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। लेकिन अगर मैं बोले डेड बॉडी, एक चूहा मरा हुआ है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है कि पहले फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रही है उसके ऊपर लीचिंग स्टार्ट नहीं हुई है या उसके बाद कैटाबॉलिज्म स्टार्ट नहीं हुई है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक्चुअली ना सारे प्रोसेस ऑलमोस्ट साथ साथ में चल रहे होते हैं। मतलब एक पार्ट में हो सकता है फ्रेगमेंट बन गया उसकी बॉडी के, दूसरे पार्ट में लीचिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो ये सब मिला के चलते हैं। लेकिन हम स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम थ्योरेटिकली किसी को पढ़ते हैं तो हम एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है इसकी। गॉट इट? थ्योरेटिकल है ये, इन रियलिटी इट्स नॉट दैट सिंपल। ओके, सो फ्रेगमेंटेशन का पार्ट क्या है? तो ये क्या है, इसको मैं क्या बोलूँ जिसका फ्रेगमेंट हो रहा है, डिकम्पोजिशन इस पे स्टार्ट हो रही है, उसे क्या बोलते हैं? डेट्राइटिस। डिट्राइटस। यस, डिट्राइटस। तो डिट्राइटस में होगी फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, तो डिट्राइटस में जो फ्रेगमेंटेशन होगी, तो तुमने सुना है अर्थवॉर्म के बारे में? यस मैम। यो मैम। अर्थवॉर्म क्या करते हैं, जो ये डेड मटेरियल होता है इनको खा जाते हैं मिट्टी के साथ। ठीक है, तो मिट्टी के साथ खाते हैं, उनके बॉडी में से धीरे बाहर निकल के आते हैं, वो पूप कर देते हैं, तो वो मिट्टी सारी पूप कर देते हैं और उसमें से न्यूट्रिएंट वो निकाल लेते हैं। और जब वो मिट्टी उनकी बॉडी से जा रही होती है तो उसमें न्यूट्रिएंट भी ऐड हो जाते हैं, तो बड़े बड़े पार्टिकल छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज हो जाते हैं। इसको हम कहेंगे फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन के अंदर जो वाटर सोल्यूबल मिनरल्स होंगे, ये देखो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए यहाँ पर, राइट।
जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, इनमें जो वाटर सॉल्युबल मिनरल्स हैं, ये प्रोसेस हो कहाँ रहा है? लोकेशन क्या होगी इसकी? अरे लोकेशन क्या होगी इस प्रोसेस की? सॉइल पे। सॉइल, हाँ। कोई अभी पानी में मत चले जाना, ठीक है? तो सॉइल पे हो रही है ना। अब सॉइल के अंदर फ्रेगमेंट बन गए, तो जो वाटर सॉल्युबल मिनरल है ना, वो पानी के साथ, लेट्स से बारिश होगी या नॉर्मल वो ह्यूमिडिटी होती है, क्योंकि डिकम्पोजिशन ऐसी जगह पे स्टार्ट होगा जहाँ पे थोड़ी ह्यूमिडिटी है, तो वो पानी के साथ सॉइल के अंदर चली जाती है, ठीक है? पानी के साथ सॉइल के अंदर चली जाती है, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज लीचिंग। तो ये अनअवेलेबल हो जाती है अब ऊपर वाली सॉइल के लिए, ठीक है? ये बिल्कुल मिनरल्स नीचे चले गए हैं। इससे मिट्टी हम कह सकते हैं खाद्य होती है, अंदर की वाली मिट्टी न्यूट्रिएंट रिच हो जाएगी। समझ आई ये बात? एक बार repeat। ठीक है। तो ये बड़े वाले थे, लेट्स से ये पत्ता था, ठीक है? इसको धीरे धीरे तोड़ दिया, छोटे छोटे फ्रेगमेंट में चेंज हो गया, अब ये सॉइल के ऊपर पड़ा है। तो इस पत्ते के अंदर न्यूट्रिएंट्स भी तो होंगे ना, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल। जो वाटर सोल्यूबल मिनरल्स है ना, जैसे यहाँ पे बारिश हुई या मॉइस्चर है इन्वायरमेंट में, तो पानी के साथ वो वाटर सोल्यूबल मिनरल जमीन के नीचे चले जाएंगे। तो टॉप लेयर अर्थ की है जिसके ऊपर तुम और मैं चलते हो, उसके नीचे भी तो अर्थ है ना, तो उसके अंदर वो सोल्यूबल मिनरल चले जाएंगे। तो वाटर सोल्यूबल मिनरल जब नीचे जाते हैं सॉइल के अंदर, अनअवेलेबल हो जाते हैं टॉप लेयर से, उसको हम कहते हैं लीचिंग। तो मैं कह सकती हूँ फ्रेगमेंटेशन के बाद लीचिंग हुई, करेक्ट? यो मैम। ठीक है। क्या टाइम हुआ है? कौन से पेज नंबर पे है ये वाला प्रोसेस? 243 पे है, राइट? है ना? तो 243 पे है, इसके बाद तुम पढ़ सकते हो। तो ये हमारे बन गए फ्रेगमेंट्स, ठीक है? ओके, सॉरी, ये पिक्चर पीछे लगानी थी, यहाँ क्यों लगाई है? तो ये छोटा सा पिक्चर है, ये डिट्राइटस है, और इसका कंप्लीट ब्रेकडाउन हो जाएगा, और उससे मिनरल्स बन जाएंगे सॉइल के अंदर, जो बाद में फिर प्लांट्स ही यूज़ कर लेंगे। तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन। तो अगर कोई डिकम्पोजिशन का छोटा सा चार्ट बनाना चाहे तो ऐसे बना सकता है, ठीक है? एंड प्रोडक्ट हमें मिनरल्स ही मिलते हैं उससे। कुछ वाटर सोल्यूबल है जो नीचे लीचिंग के साथ चले गए, लेकिन बाकी अभी भी टूटने रहते हैं, ठीक है? चलूँ आगे? क्लियर है? चलो, ये प्रेजेंटेशन नहीं खत्म। आओ, छोटी छोटी बनाई है मैंने। ओके, और नहीं, मैंने सभी एक साइकिल के फॉर्म में पूछा था। हाँ विजय, थियोरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर स्कूल में, तो ठीक है। अब लीचिंग की बात कर रहे हैं, तो ये देखो यहाँ मेंशन है बहुत अच्छे से कि ये बन गए हमारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स, ठीक है? तो क्या हुआ, वाटर सोल्यूबल न्यूट्रिएंट गो इनसाइड अर्थ लेयर, ठीक है? तो ये बन गए हमारे अनयूजेबल ऊपर वाली लेयर के लिए। तो इसको कौन यूज कर सकता है? प्लांट्स की रूट यूज कर सकती है, प्लांट्स वायर रूट्स। तो प्लांट की रूट्स इनको खींच सकते हैं और इन मिनरल्स को यूज कर लेगी। डिकम्पोजिशन का मेन पर्पस यही होता है कि जो भी एनर्जी है और जो भी रिसोर्सेज है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म के, मरने के बाद भी धरती पर रह जाए, इसलिए हम उनकी बॉडी को तोड़ रहे हैं। चलूँ आगे? ऐसे बनाना है तो बना सकते हो, इसे बहुत क्लियर बनाना है, इससे क्वेश्चन आता है और लगातार आ रहा है, तो इससे फिर से क्वेश्चन आने के चांसेस है। डन? Done, ma'am. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज कैटाबॉलिज्म। अब इसमें होगी कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का क्या मतलब है कि इसके ऊपर और माइक्रोब्स का अटैक होगा। देखो ऐसा नहीं है कि जब फ्रेगमेंटेशन हो रही थी, जब मैं फ्रेगमेंटेशन की बात कर रही थी कि यहाँ पे बड़े बड़े पत्ते हैं, तो इन पे सिर्फ हमने अर्थवॉर्म का जिक्र किया कि उन्होंने फ्रेगमेंट करा, ऐसा कुछ नहीं है। माइक्रोब यहाँ भी लगे होंगे, लेकिन जो इफेक्ट है ना माइक्रोब का, अब यहाँ पर ज़्यादा तेज हो गया, ठीक है? अब ये पत्तों का साथ जब बहुत छोटा हो गया, अब यहाँ पे माइक्रोब का अमाउंट ज़्यादा दिखता है, तो माइक्रोब का जिक्र सेकंड स्टेप में, यहाँ पे थर्ड स्टेप में आके करते हैं। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि पहले नहीं थे, ठीक है? तो यहाँ पर माइक्रोब्स आके इसके ऊपर और अटैक करेंगे, और ये जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं इनको और छोटे फ्रेगमेंट्स में चेंज कर देंगे। किसको? डिट्राइटस को। तो डिट्राइटस को पहले तोड़ा, उसके बाद उसे और ज़्यादा तोड़ा गया, ठीक है? पहले डिट्राइटस को तोड़ा, जिसको हमने क्या दिया? फ्रेगमेंटेशन। फिर उसमें से नीचे मिनरल जो जाने थे चले गए, फिर इस डिट्राइटस को हमने और ज़्यादा तोड़ा, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। और इसमें जो मेन हम जिनका जिक्र करेंगे है वो है माइक्रोब्स, ठीक है? और ये माइक्रोब्स कौन से हैं? हमारे पास हमारे पुराने बैक्टीरिया एंड फंगजाई, याद है जिक्र किया था इनका? तो ये इसको और ज़्यादा तोड़ रहे हैं। सो दिस इज आवर थर्ड स्टेप इन
डिकम्पोजिशन लिख लिया। और बैक्टीरिया और फंगस का मानने का अपना तरीका है। ऐसे बहुत से बैक्टीरिया जो खाने के ऊपर उल्टी सी कर देते हैं, मतलब अपने केमिकल छोड़ते हैं और बाहर ही खाने को पिघला देते हैं। कुछ बैक्टीरिया खाने को अपने अंदर लेते हैं और फिर उनका ब्रेक डाउन करते हैं। सो दैट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, हमें उसके में जाना ही नहीं है, पर अपने दिमाग में रखना है कि माइक्रोब ने तोड़ दिया। गॉट इट? यो मैम। बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा, Yeah. बैक्टीरिया और फंजाई को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एक साथ क्या बोलते थे? फ्लॉक्स। फॉक्स नहीं बोलते थे ओए, फ्लॉक्स बोलते थे। हाँ, गुड। चलो डन। डन मैम। अब देखो, अब इसके ऊपर और बैक्टीरिया एंड फंजाई काम करते रहेंगे, और एक टाइम आएगा कि ये जो मटेरियल है ना डिट्राइटर्स, ये तुमको काले से रंग का दिखने लग जाएगा, थोड़ा डार्क से शेड का दिखने लग जाएगा। मतलब तुम्हें एक्चुअल में ना नॉर्मल सॉइल से इसका कलर थोड़ा डिफरेंट दिखाई देगा। तब हम कहेंगे कि अब जो प्रोसेस हो रहा है दैट इज ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या होता है? ह्यूमिफिकेशन सिंपली मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस, कोई इसे हमस भी कहता है, पर हमस तो खाने वाला होता है, तो मैं तो ह्यूमस कहती हूँ, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो ह्यूमस होता है क्या, सुना है किसी ने? यो मैम। बताओ फिर। Yeah. Ma'am, it is the accumulation of dark colored amorphous substance called humus. होता क्या ह्यूमस? क्या खास बात है इसमें? सारी जगह मिट्टी थी, ठीक है, ह्यूमिफिकेशन हुआ, हुमस बन गया। इस मिट्टी का कलर ये सॉइल का कलर है, और ये ह्यूमस का कलर है, अलग है। ऐसा क्या है इसके अंदर, किसका कलर अलग है? खास Ma'am, it बात is rich in nutrients, having good नीचे। water यस, holding क्योंकि capacity. ये यस, वेरी गुड। अमॉर्फस है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, वेरी गुड। जो ह्यूमस होता है ना, जो हमस होता है, वो बेसिकली बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है। तो कहीं पे भी अगर किसी खेत, मतलब जैसे एरिया की मिट्टी अच्छी नहीं है ना, वहाँ पे बहुत सारा ह्यूमस डालो, वो फर्टाइल हो जाएगी मिट्टी। क्योंकि ये देखो डिट्राइटोस को ब्रेक कर करके बना है। तो मान लो अगर वहाँ पर बहुत सारे पत्ते थे तो उनका सारा मिनरल इसके अंदर है, तो ऑब्वियसली इसमें न्यूट्रिएंट ज़्यादा है। अगर डेड बॉडी थी तो उसके सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर है, तो इसकी न्यूट्रिएंट कंटेंट ज़्यादा है ना। तो ह्यूमस फॉर्म हो जाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ ह्यूमिफिकेशन, और ये फोर्थ स्टेप है डिकम्पोजिशन का। गॉट इट? Yes, ma'am. लिया? लिख लिया, लिख लिया, लिख लिया। यो मैम। देखो मैम। अब इसको बना लेते हैं। ह्यूमस क्या होता है? डार्क कलर का होता है। अमॉर्फस सॉलिड है ये, ठीक है, थोड़ा सा सॉलिड तो है ये ना, हाथ लगा सकते हो। अमॉर्फस है ये, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, थोड़ा सा एसिडिक है। ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से नीट का, सोचते नहीं हम, लेकिन थोड़ा सा एसिडिक होता है ये, ठीक है। एंड इट्स डिकम्पोजिशन इज वेरी स्लो। अब जब ये ह्यूमस बन गया ना, ह्यूमिफिकेशन के बाद जो डिकम्पोजिशन का नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत स्लो होता है। ह्यूमस बहुत धीरे से डिकम्पोजिशन होती है इसमें, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन रिच भी होता है, क्योंकि इसके अगर तुम पार्टिकल टच करोगे ना, तो मिट्टी के अलग अलग से दाने तुम्हें आराम से दिखेंगे। तो इनके बीच में अच्छा खासा एरिएशन होता है, मतलब गैसेस एक्सचेंज, गैसेस प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसके बाद डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होती है। एक क्वेश्चन इससे बनता है। ओके, गॉट इट? यो मैम। ओके, लिख लिया? यो मैम। बहुत बढ़िया भैया। अब लास्ट टाइम क्या था डिकम्पोजिशन का? दैट इज मिनरलाइजेशन। उसका सिंपली मीनिंग है कि ये जो ह्यूमस है जो काफ़ी सारे सालों के बाद ब्रेक डाउन होगा। कौन ब्रेक डाउन करेगा इसको? अभी भी माइक्रोब्स ही करेंगे, लेकिन काफ़ी सालों के बाद ये और ब्रेक डाउन होगा, और जितने मिनरल्स है वो सारी सॉइल में ये घुल जाएंगे। तो ये वाली एरिया को बहुत सालों के लिए ऐसे अकेला छोड़ दो। ये तुमको ज़्यादातर दिखेगा जंगलों में, क्योंकि ह्यूमन एरिया में तो हम इंटरफेयर कर देते हैं। जंगलों में जहाँ पे कोई इंटरफेयर नहीं करता, जिन जगहों से लोग डरते हैं, या किसी टापू पे जहाँ कोई जा नहीं रहा है, वहाँ पर ये ह्यूमस भी ब्रेक होगा, और अल्टीमेटली सारे मिनरल्स उस मिट्टी में घुल जाएंगे। उस स्टेप को हम कहेंगे मिनरलाइजेशन। और डिकम्पोजिशन का पर्पस ही क्या था कि पूरा का पूरा जो डिट्राइटस था उसको चेंज कर देना है मिनरल्स में। इस पूरे प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन बोलते थे, राइट। तो लास्ट स्टेप सबसे स्लो होगा। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि सारे स्टेप में सबसे स्लो स्टेप कौन सा है, तो मिनरलाइजेशन सबसे स्लो स्टेप है, क्योंकि ह्यूमस को ब्रेक करना बहुत ही स्लो काम है। समझ रहे हो? ऐसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। गॉट इट? यो मैम। व्हाट इज मैम? बना लिया? लिख लिया? यो मैम। इसे 4 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत बार आया। ओके, प्रीवियस से लगा के देना। तो मिनरलाइजेशन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, इज अ स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो प्रोसेस। लिख लिया? यो मैम। ठीक है। अब ये लिख सकते हो तुम। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? अब यही थ्योरेटिकली फॉर्म में लिखा हुआ है
कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ डिट्राइटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है, कैसे अचीव होता है? तो देखो ये बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं इसलिए। तो देखो अचीव कैसे हो रहा है, सीधा लिख लिया अर्थवॉर्म एज वेल एज टर्माइट्स। तुम एज वेल एज को काट दो, अर्थवॉर्म कॉमा टर्माइट्स कर दो, या फिर अचीव बाय के साथ ऐसे 2 एरो लगा लो, क्योंकि नोट्स छोटे बनाने चाहिए तभी रिवाइज होते हैं। ठीक है, रिजल्ट क्या होता है इसका? डिट्राइटस चेंज हो जाता है फाइन पार्टिकल में विद लार्ज सरफेस एरिया। अब लीचिंग क्या है? प्रोसेस बाय विच वाटर सॉल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि लीचिंग में क्या नीचे जा रहा है। यहाँ तुम कंफ्यूज होंगे, वाटर सॉल्यूबल था, इनसॉल्यूबल था, इनऑर्गेनिक था, ऑर्गेनिक था। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट की बात हो रही है यार, ये नीचे जाते हैं सॉइल के होराइजन में। ठीक है, कैटाबॉलिज्म एंजाइमेटिक प्रोसेस है, तो क्योंकि एनसीईआरटी वर्ड मेंशन कर रही है एंजाइमेटिक, तो ये वर्ड तुमने कैटाबॉलिज्म में पढ़ा भैया। ठीक है, डिट्राइटस को और छोटे पार्ट में छोड़ दिया। किसने अचीव किया? सेप्रोफाइट्स बैक्टीरिया अलॉन्ग विद फंजाई, तो ये तुमको याद रखना है। उसके बाद ह्यूमिफिकेशन, एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस, ह्यूमस जिसको कहते हैं, और इसका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो है। और मिनरलाइजेशन क्या है? एंड में मिनरल रिलीज हो गया, सारे न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो गए, उसे मिनरलाइजेशन कहेंगे। तो इसको नोट कर लो, इससे ज्यादा कुछ नहीं बनता। सारे क्वेश्चन इसके अंदर है, एंड इससे क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है, 90 to 95% है 4 मार्क। तो मेक श्योर तुम्हें ये अंडरस्टैंडिंग हो बाय हार्ट। तुम इसके एनिमेशन भी देख सकते हो क्लास के बाद, तो थोड़ा विजुअलाइज करने में आसानी होगी। Got it? लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, टाइम है अभी, यही पढ़ाना था मैंने लास्ट। डन मैम। अरे वाह बच्ची, ये देख डिकम्पोजिशन, ये हम इसे डिट्राइटस कंसीडर कर रहे हैं। आई नो थोड़ा सा दिल दहलाने वाला है, लेकिन ये तो नेचर है ना यार, इसमें मैं क्या करूँ, नेचर में होता ही है ऐसे। उसके फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो गई है, यही कहीं ना कहीं नीचे लीचिंग भी हो रही होगी डेफिनेटली। फिर यहाँ पर कौन सा स्टेप आएगा लीचिंग के बाद? यस विजय, दैट्स करेक्ट। लीचिंग के बाद कौन सा स्टेप? कैटाबॉलिज्म के बाद, उसके बाद यहाँ पे ह्यूमस बननी, यहाँ पर स्टार्ट होगी ह्यूमिफिकेशन, और उसके बाद वैसे तो ह्यूमस मिनरलाइजेशन। चल रहा होगा, पर चलो मैं यहाँ मिनरलाइजेशन लिख देती हूँ। वैसे यहाँ पे ह्यूमिफिकेशन ही चल रहा होगा, इतनी जल्दी कहाँ खत्म होगा। ठीक है, ये कल के लेक्चर में बताऊंगी विजय, हैव पेशेंस। ओके, दैट्स इट। चलो एक क्वेश्चन लगा ले। यो मैम। ओके, एक क्वेश्चन लगाते हैं, तो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 1 मिनट दूंगी, 2 क्वेश्चन लग सकते हैं। 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। एक मिनट 1 मिनट। 5 4 3 2 1 स्टॉप। सीरियसली अनीश, 2 आंसर तुमने दे दिए। अनीश पहले गलत सोच रहा था, फिर उसने सही सोचा। नहीं आंचल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? इनकरेक्ट ढूंढनी है तो इसको अंडरलाइन कर लो। ऑल द स्टेप इन डिकम्पोजिशन ऑपरेट साइमल्टेनियसली ऑन द ह्यूमस। ह्यूमस के केस में सारे स्टेप हो रहे होंगे, फ्रेगमेंटेशन, डिकम्पोजिशन एंड ऑल दैट। चलो अगर नहीं आंसर आ रहा, नेक्स्ट पे चलते हैं। ह्यूमस इज एक्यूमुलेटेड डार्क कलर्ड अमॉर्फस सब्सटेंस, और डार्क कलर का अमॉर्फस सब्सटेंस होता है ह्यूमस। इज इट करेक्ट? यो मैम। आंसर में तो हमें इनकरेक्ट ढूंढना है ना, इसलिए हमने ऊपर देखा और इसे काट दिया कि भाई हमें तू चाहिए नहीं, बेशक तू सही है। ह्यूमस इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन एंड अंडरगो डिकम्पोजिशन एट ए एक्सट्रीमली स्लो रेट। ये बात सही है? यस मैम।
यस मैम। हाँ तो हमें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट चाहिए, ये भी गलत हो गया हमारे लिए। बीइंग कोलाइडल इन नेचर ह्यूमस सर्व एज ए रिजर्वियर ऑफ न्यूट्रिएंट। हाँ ये रिजर्वियर ऑफ न्यूट्रिएंट का, बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं इसमें, ठीक है, तो ये भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ये जो स्टेटमेंट है गलत, कि ह्यूमस के केस में फ्रेगमेंटेशन थोड़ी हो रही है, फ्रेगमेंटेशन तो हो चुकी है ऑलरेडी, अब क्यों फ्रेगमेंटेशन होगी? बेशक माइक्रोबियल एक्शन हो रहा है लेकिन फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रही। सो आंसर वुड बी वन। एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, स्टार्ट। अरे चलो इस पे तुक्का मार लो, टॉपिक कल पढ़ाना है। स्टॉप। ओ विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन को कौन अफेक्ट नहीं करता? चलो ये आज सस्पेंस में जाओ, इसका आंसर कल डिस्कस, कल मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ाऊंगी फिर तुम मुझे आंसर बताना, ठीक है? तुम बताना आंसर, यो ओके? सोचना। यो मैम। चलो चलो भैया, सारे के सारे भाग जाओ।